प्रणाली है, इस संसदीय प्रणाली में यानी इंडियन डेमोक्रेसी में जो ब्रिटेन का वेस्टमिंस्टर मॉडल है, ब्रिटेन का जो वेस्टमिंस्टर मॉडल है उसकी संसदीय प्रणाली से इसको लिया गया। और संसदीय प्रणाली के नियम 198, बार बार आप लोग इस प्रकार के डिबेट में इस तरीके के नियमों के बारे में आप लोग सुनते होंगे, बार बार आप इस प्रकार के नियम के बारे में जानते भी होंगे। तो जो हमारी संसदीय प्रणाली का जो नियम 198 है, उसी 198 नियम में जो आपके नो कॉन्फिडेंस मोशन है, उस नो कॉन्फिडेंस मोशन की बात आपको करेंगे। उसी आपके 198 जो नियम है 198, उसी में हमारे नो कॉन्फिडेंस मोशन की बात करी गई है पहली बार। और हमने कहां से लिया है? तो ब्रिटेन के वेस्टमिंस्टर मॉडल से हमने आपके लिया। अब आपके अंदर क्वेश्चन होगा कि सर जब हम अविश्वास प्रस्ताव के बारे में बात करें, सर जब हम नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में बात करें, तो नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में आप हमें बताइए कि नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या है। तो जो नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में बात करें, तो नो कॉन्फिडेंस मोशन एक लोकतांत्रिक अधिकार के तौर पे दिखाई देता है। ये एक डेमोक्रेटिक राइट है, ये एक डेमोक्रेटिक राइट है, लोकतांत्रिक अधिकार। तो इसको सदन में कहां पे लेकर के आ जा सकते हैं? इसको केवल और केवल आपके लोकसभा में लेकर के आ सकते हैं। इसको राज्यसभा में लाने का कोई भी प्रावधान नहीं है। केवल और केवल आप इसको कहां पे लेकर के आ सकते हैं? लोकसभा में लेकर के आ सकते हैं। लोकसभा में भी किसके द्वारा लेकर के आया जाता है? तो विपक्ष के किसी भी दल के किसी भी नेता के द्वारा, विपक्ष के किसी भी दल के किसी भी दल के किसी भी नेता के द्वारा इसको लेकर के आया जा सकता है। किसी भी दल के किसी भी नेता के द्वारा इस प्रस्ताव को लेकर के आ सकते हैं। लेकिन आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर ये कब लेकर के आ सकते हैं? उसके पीछे आपके कोई ना कोई तो आपके प्रमुख कारण होगा कि इस कारण के कारण आप लेकर के आ सकते हैं। भाई इस कारण में लेकर के आ सकते हैं। तो देखो भाई, जब हम अविश्वास प्रस्ताव के बारे में बात करें, तो सबसे बड़ी बात है कि जब ऐसा लगे कि लोकसभा में किसको लगे? विपक्ष को लगे। जब लोकसभा में विपक्ष को ऐसा लगे, जो आपकी ऑपोजिशन है, अगर विपक्ष को ऐसा लगे कि जो सरकार है वो सरकार सदन में बहुमत हो चुकी है, क्या लगे भाई? तो ऐसा लगे कि जो सरकार है, जो पार्टी है, आप सब लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है कि या तो मौजूदा सरकार के पास आपकी बहुमत नहीं है। पहली बात, अगर ऐसा लगे कि मौजूदा सरकार के पास बहुमत नहीं है, तो विपक्ष इसको लेकर के अविश्वास प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत कर सकता है। पहली बात। या दूसरी बात कि जो सरकार है वो सदन में विश्वास खो चुकी है। सरकार जो है वो सदन में विश्वास को खो चुकी है। उस आपकी स्थिति में भी आपके विपक्ष के किसी भी दल के किसी भी नेता के द्वारा इस प्रकार का प्रस्ताव लेकर के आया जाएगा। इस प्रकार का प्रस्ताव लेकर के आया जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जब एक प्रस्ताव लेकर के आया जाएगा तो पेश किया जाएगा, लोकसभा का जो अध्यक्ष है उसको स्वीकार करेगा, उस नोटिस को पढ़ेगा, उसके बाद एक दिन जो है वो मुकर्रर करेगा कि 10 दिनों के अंदर इसके ऊपर आपके मतदान कराई जाएगी। यानी ये जो आपके मतदान है, मतदान कराई जाएगी। मतदान में दोनों पक्ष आपके पार्टिसिपेट करेंगे। अगर सरकार जो है वो जरूरी आंकड़ा जुटा लेती है, सरकार जो है वो जरूरी आंकड़ा जुटा लेती है, तब तो वो आपकी स्थिर रहेगी, तब वो सरकार में बनी रहेगी। अगर वो जरूरी आपके आंकड़ा नहीं जुटा पाती है तो फिर सरकार को इस्तीफा देना पड़ेगा, मंत्री परिषद आपके विघटित हो जाएगा और इस तरीके से आपकी पूरे की पूरी सरकार को गिर जाएगी। बात समझ में आ गया? तो आप सब लोगों को मैंने ये भी बताया था कि प्रधानमंत्री को पद से हटाने की प्रक्रिया क्या। तो प्रधानमंत्री को पद से आप इसी अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से आप प्राइम मिनिस्टर को, आप प्रधानमंत्री को उसके पद से आप हटा सकते हैं। इस बात को आपको समझने की जरूरत है। अब यहां तक कि हमें लगता है कि आप सभी साथियों को बातें एक एक करके क्लियर आपको हो गई होगी, सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब हम लोग क्या करें? मतदान करेंगे। तो सर अविश्वास प्रस्ताव के बारे में बात करें
तो सर अब के समय में अगर अविश्वास प्रस्ताव हम आपके लेकर के आए हैं तो हमको पहले से ही पता है, क्या पता है कि भाई अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आए तो उसका हश्र क्या होगा, क्या सरकार गिरेगी कि नहीं गिरेगी। तो अब देखो अविश्वास प्रस्ताव को लेकर के ये बात बताई जाती है कि जो दल बदल आपके कानून है और जो विप का आपके नियम है, उसके बाद कोई भी सांसद अपनी अंतरात्मा के हिसाब से किसी के भी पक्ष में मतदान आपके नहीं कर सकता। जो भी उनके पार्टी का, जो भी उनके गठबंधन का, स्पेशली जो उनके पार्टी का जो भी आपका एजेंडा होगा, जो भी आपका मतलब एक तरीके से पक्ष होगा, उसी के साथ आपको खड़ा होना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप उसके बियॉन्ड जाते हैं, अगर आप उसके खिलाफ जाते हैं तो आपकी सदस्यता भी यहां से आपकी समाप्त हो जाएगी। तो मैं आप सब लोगों को अभी कुछ देर में आंकड़े भी बताने वाला हूं। तो अभी के समय में जो आंकड़े हैं वो सरकार के साथ है, सरकार के साथ ही, क्योंकि आपके 300 से ज्यादा आपकी सांसद है आपकी सरकार के जो गठबंधन में आपके सहयोगी उन सबको मिला के बात करें तो 300 से ज्यादा उसके सांसद है। इसका मतलब है कि ये जो अविश्वास प्रस्ताव सदन में टिकने वाला तो है पहली बार, तब हम क्यों लेकर के आएंगे। तो इस अविश्वास प्रस्ताव को लेकर के आने के पीछे कारण ये है कि विपक्षी जो आपकी गठबंधन है, जो विपक्षी आपके दल है, उस बात को चाहते हैं कि सदन में इसी बहाने, क्योंकि उनका ये आरोप है कि प्रधानमंत्री इसके ऊपर कोई भी स्टेटमेंट देने के लिए आपके तैयार नहीं है। जब अविश्वास प्रस्ताव पे मतदान की बात होगी तो उस समय नेता सदन को बोलना पड़ेगा और इसी बहाने कम से कम प्रधानमंत्री को मणिपुर के ऊपर अपने स्टेटमेंट तो देना ही पड़ेगा। और उस आपकी चर्चा के दौरान विपक्षी दल के नेताओं को भी आपके उचित अवसर दिया जाएगा, उनको भी बोलने का उचित अवसर दिया जाएगा, वो भी पर्याप्त मात्रा में बोलेंगे। और आपके सदन के नेता यानी जो लोकसभा में सदन के नेता है प्रधानमंत्री, उसको भी क्या करना पड़ेगा, वहां पे जवाब देना पड़ेगा। तो इसीलिए इस बार आपके अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आया गया। बात आप लोग समझ गए। तो अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में लेकर के आ सकते हैं। लोकसभा में कोई भी विपक्षी दल का कोई भी नेता इस आपके अविश्वास प्रस्ताव को क्या कर सकता है, भी पेश कर सकता है, इस अविश्वास प्रस्ताव को पेश कर सकता है। और कैसे पेश करते हैं, उसके लिए क्या जरूरी आपके आंकड़े होते हैं, उन सभी बातों को अब मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। लेकिन ये हमारे देश में एक लोकतांत्रिक अधिकार है। लेकिन दिक्कत बस यहाँ पे हो जाता है कि सांसदों को यहाँ पे मतदान करने के लिए उनको अपनी अंतरात्मा का जो आवाज है वो नहीं सुन सकते, उनको अपनी पार्टी के स्टैंड के साथ ही खड़ा रहना पड़ेगा, क्योंकि पार्टी उनको व्हिप जारी करती है। और अगर उसके बियॉन्ड आप जाएंगे, उसके खिलाफ जाएंगे, तो आपकी सदस्यता भी आपकी समाप्त हो जाएगी। तो आप समझ रहे हैं। तो इस बार अविश्वास प्रस्ताव हम लोग क्यों नहीं करते। तो आपके लिए क्वेश्चन आएगा कि क्या सर अविश्वास प्रस्ताव हम पहली बार लेकर के आए। ये पहली बार नहीं है, ये प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ ही दूसरी बार है, प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ ही दूसरी बार है। इसका मतलब क्या है कि ये वाला जो आपका अविश्वास प्रस्ताव है वो 28वां अविश्वास प्रस्ताव। वो कौन सा अविश्वास प्रस्ताव है भाई, तो 28वां अविश्वास प्रस्ताव है। 28 नो कॉन्फिडेंस आपके मोशन, 28वां नो कॉन्फिडेंस मोशन है, 28वां अविश्वास प्रस्ताव है। और इस 28वें अविश्वास प्रस्ताव को किसके द्वारा लेकर के आया गया है, तो इस 28वें अविश्वास प्रस्ताव को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो आपके सांसद हैं, नाम है गौरव गोगोई, उनके द्वारा मोदी सरकार के खिलाफ में सदन में उनके विश्वास को खो जाना, इसके बारे में आप सब लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है कि सदन में उनके खिलाफ लेकर के आया गया है। तो ये जो 28वां नो कॉन्फिडेंस मोशन अविश्वास प्रस्ताव वो वर्तमान की मोदी सरकार के खिलाफ, मोदी सरकार के खिलाफ, मोदी के खिलाफ एक बार 2018 में आया था और अब आपके क्या हो रहा है, अभी 2023 में आपके आ रहा है। तो इसके बाद अब इसको आप समझ गए, कहीं भी कोई दिक्कत की बात नहीं। तो कई बार अब आपसे सवाल पूछा कि इसका मतलब क्या है कि अभी तक हम 2023 तक की जब हम बात करें इस वाले नो कॉन्फिडेंस मोशन को लेकर के बात करें तो अभी तक टोटल कितना भाई, तो 28 बार इसको लेकर के 28 बार इसको लेकर के नो कॉन्फिडेंस मोशन आपके लेकर के आया गया है। अब आपने बोला कि सर यहां तक की हमारी सारी बातें क्लियर हो गई है, कहीं भी कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर यहां तक की सारी बातें क्लियर है तो एक बार सेशन को लाइक करके अपने
इस सेशन को दोस्तों तक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार। अब सवाल ये आता है कि सर क्या इस नो कॉन्फिडेंस मोशन से सरकार भी गिर सकती है? भाई सरकार भी गिर सकती है, तो इसका मतलब क्या है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन से दो बार, एक बार 1978 में और एक बार 1998 में, दो बार आपकी सरकार भी गिरी है। दो बार इस नो कॉन्फिडेंस मोशन के कारण, दो बार इस नो कॉन्फिडेंस मोशन के कारण बाबू सरकार भी गिर चुकी है। एक बार मोरारजी देसाई की सरकार गिर चुकी है और एक बार अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर चुकी है। तो आपको ये बात समझ में आ गया कि आखिरकार हम यह अविश्वास प्रस्ताव इस बार विपक्षी दल के द्वारा क्यों लेकर के आया गया है, इसके बारे में आप सब लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है। भाई आप सब लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है। तो इसका मतलब कि जब भी कोई सरकार, कोई भी सरकार रहे, जरूरी नहीं है कि भाई ये पहली बार आ रहा है, इसका मतलब मैं आप सब लोगों को ये बात बता देना चाहता हूं कि जब कांग्रेस आपकी सरकार में थी तो कांग्रेस के खिलाफ में भी कई बार अविश्वास प्रस्ताव आया। अकेले इंदिरा गांधी जी के खिलाफ भी आप सब लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है कि 15 बार आपके अविश्वास प्रस्ताव आया। तो सबके खिलाफ, नेहरू जी के भी खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया। तो किसी भी सरकार के खिलाफ में जब विपक्षी दल को यह लगता है तो ये विपक्षी दल के लिए अवसर होता है कि ताकि लोगों के मन में एंटी इनकम्बेंसी जो है, यानी सरकार के प्रति जनता में विश्वास की कमी को सदन के माध्यम से हम लेकर के जाएं और ध्यान आकृष्ट करें और जनता को ये बताने की कोशिश करें कि जो आपके सरकार है आपके महत्वपूर्ण मुद्दे के ऊपर किसी भी प्रकार का ध्यान आपके नहीं दे रही है। इसीलिए यह अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आया जाता है। तो नेहरू जी से लेकर के मोदी जी तक, ये अभी तक 2023 तक 28 बार ये अविश्वास प्रस्ताव आपके सदन में लेकर के आया गया। भाई इस तरीके से आप लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है। तो ये प्रधानमंत्री, सरकार का मतलब प्रधानमंत्री होता है। अगर आप किसी एक मंत्री को हटा देते हो तो इसका मतलब ये नहीं कि मंत्री परिषद खत्म हो गया, क्योंकि एक मंत्री प्रधानमंत्री के सलाह पे राष्ट्रपति के द्वारा आपके अपॉइंट किया जाता है और प्रधानमंत्री के ही आपकी सलाह पे उसको बर्खास्त कर दिया जाता है। अगर सरकार गिराना है, अगर सरकार का आप लेकर के आना चाहते हैं तो जो सरकार का मुखिया है उसी के खिलाफ पे लेकर के आना पड़ेगा अविश्वास प्रस्ताव जो हम लेकर के आए। अब थोड़ा इसके कुछ नियम कानून को देखिए। तो मैंने आप सब लोगों को बता दिया कि ब्रिटेन के विंडसर में वेस्टमिंस्टर प्रणाली से हमने इस चीज को लिया है और हमारी संसदीय प्रणाली में जो नियम 198 है उस नियम 198 में इसका क्या किया गया, जिक्र किया गया है। अब आपने बोला कि चलो अब यहां से कुछ बातों को देखिए कि कैसे अविश्वास प्रस्ताव लेकर के हम आ सकते हैं, कौन लेकर के आ सकता है, कितने लोगों का इसके ऊपर हस्ताक्षर आपके चाहिए, उन सभी चीजों के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो पहली बात आप समझिए, पहला पॉइंट आप समझिए कि अगर अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में 50 सांसदों का समर्थन है, जो स्पीकर है वो समय और तारीख को क्या करते हैं, तय। इसका मतलब है कि जैसे वर्तमान में गौरव गोगोई अविश्वास प्रस्ताव लेकर के, तो क्यों लेकर के आए, उनके साथ 50 सांसदों का समर्थन, तब जाकर के स्पीकर ओम बिरला ने बोला कि ठीक है, हम अब चूंकि आपके पास 50 सांसदों का समर्थन है और आप अविश्वास प्रस्ताव नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर के आए हैं सरकार के खिलाफ में, तो हम समय और तारीख को तय करेंगे। तो क्या वो ठंडे बस्ते में डाल देंगे, जब मन करेगा तब समय को तय करेंगे? नहीं, 10 दिनों के अंदर। इसका मतलब दूसरी बात समझिए कि कोई भी लोकसभा सांसद अविश्वास प्रस्ताव पेश कर सकता है। अब एक चीज बताओ कि आपके कोई भी लोकसभा सांसद, क्या कोई बीजेपी का सांसद आपके पेश कर सकता है? नहीं, जो विपक्ष में होगा वही पेश करेगा। सरकार वाला अपनी सरकार के खिलाफ में अविश्वास प्रस्ताव क्यों लेकर के आएगा भाई? तो कोई भी लोकसभा सांसद अविश्वास प्रस्ताव पेश कर सकता है, लेकिन उसके पास 50 सांसदों की समर्थन का हस्ताक्षर। अब दूसरी बात समझिए कि आप केवल अपने मुंह से कह रहे हैं कि हमारे पास 50 सांसदों का समर्थन है, ऐसे नहीं चलेगा। उन 50 सांसदों का हस्ताक्षर होना चाहिए उस प्रस्ताव के ऊपर, तभी हम आपकी बातों को क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। अब तीसरी जिस नियमावली के बारे में बात करी जा रही है, लोकसभा की नियमावली 198, इस लोकसभा की नियमावली 198 के मुताबिक सांसदों को लिखित नोटिस दिन में, ये सबसे बड़ी बात है कि सांसदों को लिखित नोटिस दिन में सुबह में 10 बजे से पहले आपको देना पड़ेगा। सुबह में आपको 10 बजे से पहले आपको देना पड़ेगा और स्पीकर इस नोटिस को हाउस में आके पढ़ेगा। यानी गौरव गोगोई और उनके साथियों ने 10 बजे से पहले स्पीकर ओम बिरला को ये क्या कर दिया भाई, नोटिस दे दिया। तो आपके जो ओम बिरला है, चूंकि
50 सांसदों का हस्ताक्षर है उसके ऊपर, तो आप मना भी नहीं कर सकते हैं। तो उस नोटिस को उन्होंने पढ़ा और कहा कि 10 दिनों के अंदर हम बातचीत करके हम इसका समय और इसका सब चीज तय करेंगे। चौथी बात, अब नोटिस स्वीकार किए जाने के 10 दिन के भीतर तारीख आवंटित की जाती है। अगर सरकार सदन की संख्या पर नहीं जुटा पाती है तो सरकार को क्या करना पड़ता है, इस्तीफा दे देना। तो सरकार को क्या कर देना पड़ता है भाई, तो सरकार को इस्तीफा दे देना। अब आपके अंदर क्वेश्चन आएगा कि अब हम इसके ऐतिहासिक बैकग्राउंड पे जाते हैं। आपके अंदर क्वेश्चन होगा कि क्या सर ये पहली बार है? तो मोदी सरकार के खिलाफ एक बार 2018 में आया है, अब 2023 में आया। और बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि मोदी जी जो अपनी सारी पार्टी के लोगों के सामने, देखो कैसा आदमी है और कैसे चापलूस लोग हैं। तो ये अविश्वास प्रस्ताव केवल और केवल लोकसभा में लेकर के आ सकते हैं। इसके ऊपर मतदान केवल लोकसभा के सांसद करेंगे। इसमें राज्यसभा का कोई भी आपका इंटरफेयर नहीं होता है, इसमें राज्यसभा का कोई भी आपके मतलब नहीं होता है। अब यहां तक की बात बनी, तो देखो मोदी जी कितना चालाक आदमी है और मोदी जी के पास कितना घमंड है। अब तो अलग अलग तरीके के इशारे भी देना शुरू कर दिए, जिस इशारों का बहुत ही भद्दा आपका मतलब होता है। वो बहुत ही ज्यादा परेशान, पता नहीं इतना फ्रस्ट्रेट उनको कभी हमने देखा नहीं है। लेकिन दुख ये होता है कि आप ही वो प्रधानमंत्री थे जो किसी खिलाड़ी के जन्मदिन को आप अपने ट्विटर से ट्वीट करते थे, मैरिज एनिवर्सरी को आप ट्वीट करते थे, अगर किसी के घर में किसी का बालक हो गया, बेटा हो गया, बेटी हो गया तो ट्वीट करते थे। और उन्हीं खिलाड़ियों को जो रोड पे घसीटा जा रहा था तो आपके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आपसे कोई भी मतलब मैसेज, कोई भी रिस्पॉन्स या कुछ भी नहीं आया। यही मोदी जी थे जो कांग्रेस के समय कहा करते थे कि मणिपुर में भी कांग्रेस की सरकार है, दिल्ली में भी कांग्रेस की सरकार है। तब इन दोनों ने मिलकर के मणिपुर को बर्बाद कर दिया। अब तो मणिपुर में भी बीजेपी की सरकार है, देश में भी बीजेपी की सरकार है, तब भी मोदी जी कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है भाई। और वो तो कहते हैं कि मणिपुर मेरे दिल में है, तो आपके दिल में मणिपुर है, लेकिन 78 दिनों में आपने फ्रांस में फोटो खिंचा लिया, अमेरिका में फोटो खिंचा लिया, आप अलग अलग आपके चुनावी सभाओं को आपने वो कर दिया, आप अलग अलग जगहों पे जाकर के आप रैली कर रहे हैं, पॉलिटिकल मीटिंग कर रहे हैं, आप मीडिया में आकर के अलग अलग, आप सब लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है कि हाँ मतलब फोटो खींच करके कर रहे हैं। लेकिन उन महिलाओं का दर्द जिनको इस राक्षस समाज ने खुलेआम उनके प्राइवेट पार्ट को इस तरीके से टच किया, इस तरीके से उनके साथ सलूक किया कि लगा कि वो आदमी है ही नहीं, वो मनुष्य है ही नहीं। अगर उस समाज में इस तरीके की मतलब कृत्य होती है, कुकृत्य होती है, तो भाई देश के जो सबसे प्रधान है, जो अपने आप को कहते हैं कि इस देश का प्रधान सेवक है, उनकी जिम्मेवारी बनती है कि सबसे आगे आकर के मणिपुर के उन आपके जो पीड़ित है उनके आंसू को पोंछे। राहुल गांधी इज नॉट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, राहुल गांधी इज नॉट द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, राहुल गांधी इज नॉट द एमएलए ऑफ मणिपुर। तो राहुल गांधी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, प्रधानमंत्री मोदी की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बनती है। इसके बारे में आप सब लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि वो मणिपुर की जो दो बहनों के साथ जिस प्रकार के कुकृत्य वहां के सैकड़ों लोगों ने किया, उस चीज की तो क्षमा इस धरती पे क्या, इस धरती पे क्या ऊपर जाने के बाद भी नहीं किया जा सकता है। तो इसीलिए कोशिश आपकी करी जा रही है कि भाई आप जवाब दीजिए। तो इससे पहले 20 जुलाई 2018 को मोदी सरकार के खिलाफ में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। अब मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूं कि गणित की बात अगर हम बात करें तो एनडीए के पास कितने भाई, एनडीए के पास 325 सांसद है। और जो आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि जो इंडिया है यानी जो विपक्षी आपके दल है उसके पास 126 सांसद है लोकसभा में। इसका मतलब है कि ये तो पहले से ही तय है, ये तो पहले से ही तय है मेरे प्यारे साथियों कि अविश्वास प्रस्ताव इस सदन में आपके टिकने वाला नहीं है, टिकने वाला नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं हम इसके माध्यम से सरकार को इस मुद्दे के ऊपर, सरकार के
उस महत्वपूर्ण सदन के नेता को, देश के प्रधानमंत्री को इस मुद्दे के ऊपर बोलने की हम क्या करेंगे भाई, पूरे तरीके से मजबूर करेंगे। अब अगर इस बात को कहा जाए कि राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, बिहार में इस प्रकार की घटना हो रही है, बिल्कुल कहीं पे भी घटना हो, उस सरकार का हम लोग कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, कड़े शब्दों में हम निंदा करते हैं भाई। लेकिन जो मणिपुर में हुआ है और जो मणिपुर में हो रहा है, उसकी तुलना देश के किसी अन्य हिस्से में नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार की घटनाएं देश के सारे हिस्से में नहीं हो रही है। ये इतिहास में, भारत के 1947 के बाद, आजादी के बाद के इतिहास में ये पहली बार इतनी शर्मसार कर देने वाली घटना है। और हमें सबसे दुख ये होता है कि सरकार में बैठी भैंसों जैसी मोटी मोटी ये जो सब महिला मंत्री हैं, महिला नेताएं हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, उनकी इस जुबान से चू तक नहीं निकलती है। और यही वो लोग थे जो हमारे देश के ओजस्वी, हमारे देश के प्रसिद्ध, हमारे देश के विद्वान, हमारे देश के सभ्य प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को किस किस प्रकार की टिप्पणियां करते थे भाई। आज न टमाटर पे ट निकलता है, न गैस पे जी शब्द निकलता उनके मुंह से, और मणिपुर के नाम पे तो मां बोलने को तैयार नहीं है। और इस प्रकार की महिलाएं जब सदन में अपनी आवाज को निकालती है तो ये देश और शर्म से सर झुका लेता है कि तुम्हारी मानवता, तुम्हारी स्त्रीत्व, जो तुम्हारे अंदर नारीत्व है, वो लगता है कि मर गया है, समाप्त हो गया है कि अभी भी तुम राजनीति कर रहे हो। तो इसके बारे में आप सब लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है। ये इंडिया जो है, ये आपके विपक्षी गठबंधन जो है उसका नाम है। ये जो विपक्षी गठबंधन है उसका नाम है इंडिया। इसका मतलब क्या है कि सत्ताधारी दल के पास तो बहुमत है, दोनों सदन में बहुमत है, लेकिन काम तो लोकसभा से भी। तो विपक्ष मांग सीधे तौर पे विपक्ष का ही मांग कर है। विपक्ष को भी ये पता है कि अविश्वास प्रस्ताव टिकने वाला नहीं है, लेकिन विपक्ष मांग कर रहा है कि जो प्रधानमंत्री है वो संसद में आए और मणिपुर पर बयान दे, मणिपुर पर बयान दे। अविश्वास प्रस्ताव को एनडीए बना इंडिया, आप सब लोगों को पता है कि विपक्षी जो आपके जो दल है उन सबका गठबंधन जो है उसको हम इंडिया के नाम से आपके जानते हैं। अब आपके अंदर क्वेश्चन हुआ कि चलो ठीक है, तो यानी अब तक ये जो जब से हमारा देश आजाद हुआ है 1952 से लेकर के अब तक सबसे, अब सब कितनी बार, 28 बार आपके अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आए हैं, विपक्षी आपकी पार्टी के द्वारा लेकर के आई गई है। लेकिन इस बार जो अविश्वास प्रस्ताव आया है, अलग बात है कि संख्या के गणित में यह विश्वास प्रस्ताव नहीं टिकेगा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे के ऊपर, सबसे ज्वलंत मुद्दे के ऊपर इस बात का विश्वास प्रस्ताव आया है। टीके या ना टीके, इसके ऊपर बहस जरूर आपकी होनी चाहिए। अब आपके अंदर क्वेश्चन होगा कि चलो ठीक है सर, अब अगर आपसे सवाल पूछे जाए कि सर अविश्वास प्रस्ताव के इतिहास के बारे में बात करें तो कौन से नियम के अंतर्गत तो लोग जो संसद की नियमावली 198 उसके तहत आप अविश्वास प्रस्ताव को लेकर के आ सकते हैं। 1952 में यह प्रावधान किया गया कि 30 लोकसभा सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए। जब 1952 में कितने सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए था? 30। लेकिन अब के समय में इसको बढ़ा करके कितना कर दिया गया भाई? 50। अब बढ़ा करके इसको कितना कर दिया गया? तो 50 कर दिया गया है। यानी कहने का मतलब है कि इतने सदस्यों का सिग्नेचर होगा तभी आप लेकर के आ सकते हैं भाई। तो इसके बारे में आप लोगों को समझने की जरूरत है। तो सबसे पहली बात, अगर हम इस बात की चर्चा करें कि सबसे पहली बार सर कब आपके लेकर के आया गया, सबसे पहली बार कब लेकर के आया गया आपका विश्वास प्रस्ताव? तो चीन से हार जाने के बाद 1962 में चीन से हार जाने के बाद जेबी कृपलानी के द्वारा देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी के खिलाफ में 1963 में आपकी पहली बार कांग्रेस नेता आचार्य जेबी कृपलानी ने पेश किया। चीन से युद्ध में हार के बाद लाए इस प्रस्ताव के पक्ष में 62 और विरोध में 347, यानी नेहरू जी के पक्ष में 347 वोट पड़े और जेबी कृपलानी के पक्ष में 62 वोट पड़े।
इसका मतलब है कि उस समय डिस्कशन हुआ था और नेहरू जी ने इस बात को उस समय कहा था। नेहरू जी ने इस बात को कहा था कि अलग बात है कि अविश्वास प्रस्ताव मेरे खिलाफ आया है, लेकिन इस अविश्वास प्रस्ताव के दौरान बहुत ही बेहतरीन एक डिस्कशन हुआ, बहुत ही बेहतरीन मुद्दों के ऊपर डिस्कशन हुआ, हमें बहुत कुछ जानने, बहुत कुछ सीखने को मिला। ये नहीं कि नेहरू जी दम में इस बात को कहते थे। नेहरू जी की बड़ी विशेषता ये बताई जाती है कि नेहरू जी कांग्रेस के नेता थे और पहली बार जब उनकी सरकार बनी तो उनके पास प्रचंड बहुमत था। वो चाहती तो किसी और को अपने सदन अपने मतलब सरकार में मंत्री नहीं बनाते, लेकिन अपने ओपोनेंट्स को, श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उन्होंने मंत्री बनाया जो बीजेपी के विचार से आपके संबंधित थे, बीजेपी की विचारधारा से संबंधित थे। तो भाई देखो, कह देना किसी को बुरा बहुत आसान है, लेकिन उसके जैसा होना बहुत मुश्किल है। तो नेहरू जी के खिलाफ में पहली बार अविश्वास प्रस्ताव 1963 में जेबी कृपलानी जो कांग्रेस के ही नेता थे उनके द्वारा लाया गया और नेहरू जी के पक्ष में 347 आपके वोट पड़े थे, जबकि जेबी कृपलानी के प्रस्ताव के पक्ष में आपके 62 पक्ष पड़े थे। तो अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि पहली बार अविश्वास प्रस्ताव हम लोग कब लेकर के आए, तो पहली बार अविश्वास प्रस्ताव चीन से हम युद्ध हार जाने के बाद लेकर के। अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि चलो सर ये बात हम समझ गए, कहीं भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो सर अब मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ, थोड़ा समझिएगा कि 1964 से लेकर के 1964 से लेकर के 1975 तक ये आपके देश में कितनी बार, तो 15 बार आपके अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आया। तो ये कोई नई बात नहीं है कि इसमें सरकार को वो करना है कि मेरे साथ बहुमत है, ये है वो है। पहले से ये चीजें होती रही है, परंपरा है भाई। तो भारतीय लोकतंत्र में 1964 से लेकर के 1975 तक की अवधि में 15 बार अविश्वास प्रस्ताव पेश किया। 3 बार लाल बहादुर शास्त्री। बताओ, लाल बहादुर शास्त्री से बेहतर नेता कौन हो सकता है जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया, जो अपनी सादगी के लिए जाने जाते थे, जिनके बारे में बताया जाता है कि एक बार उनका सरकारी गाड़ी उनके बेटे ने प्रयोग कर लिया तो उनको इतना बुरा लगा कि उन्होंने पता कि कितना किलोमीटर हमारा बेटा हमारी सरकारी गाड़ी से चला है। उस सरकारी गाड़ी से जितनी किलोमीटर उनके बेटा ने यात्रा करी, उतनी किलोमीटर का जो पैसा है, जो हर्जाना है, जो जुर्माना है, उसको उन्होंने आपके क्या किया था भाई, जमा किया था। ऐसे थे, इनके खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव आया। इंदिरा गांधी की सरकार के खिलाफ पेश किया गया, तो अकेले इंदिरा गांधी सबसे ज्यादा विश्वास प्रस्ताव, इंदिरा गांधी जो भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी, उनके खिलाफ भी किया गया। और आपसे सवाल पूछा जाए कि सर सबसे लंबी अवधि तक, तो ये अविश्वास प्रस्ताव जारी करने के पीछे या अविश्वास प्रस्ताव लाने के पीछे विपक्ष की यही मंशा है कि इसके ऊपर बहुत ही डिटेल विस्तृत तरीके से इसके ऊपर क्या किया जाए, डिबेट किया जाए, विस्तृत तरीके से इसके ऊपर क्या किया जाए, डिस्कशन किया जाए। तो अविश्वास प्रस्ताव पर सबसे लंबी अवधि 24 घंटे तक आपकी बहस हुई थी 1964 में। तो अगर आज के बाद से आपसे सवाल पूछा जाए कि सबसे लंबी अवधि, तो 1964 में आपको देख सकते हैं। अब आपसे सवाल पूछा जाए तो कितनी बार, तो मैंने आपको बता दिया कि 2 बार आपकी सरकार गिरी है। एक बार मोरारजी देसाई की सरकार आपको गिरी है और एक बार अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिरी है। अब विश्वास प्रस्ताव भी होता है, इसका मतलब कि आप विश्वास प्रस्ताव लेकर के आए तो सरकार अपनी तरफ से विश्वास प्रस्ताव को भी पेश कर सकती है। तो सरकार की तरफ से लोकसभा में विश्वास प्रस्ताव को पेश किया जा सकता है। अब थोड़ा इन बातों को समझिए कि मैं आपको क्या बताना चाहता हूं कि लोकसभा में विश्वास प्रस्ताव पर एनडीए इंडिया की जो वोटों की ताकत है वो क्या भी, थोड़ा देखिए कितनी है। तो जो एनडीए के पास है टोटल 333 और इंडिया की जो ताकत है 143 है। यानी कहने का मतलब है कि एनडीए के पास लोकसभा में टोटल कितने सांसद है, 333, यानी बीजेपी और उसके सहयोगी दलों को मिलाकर के 333। और इंडिया जो विपक्षी दलों का गठबंधन है, उस इंडिया के आपके टोटल कितने, 143, जबकि आपके 64 ऐसे सांसद हैं जो कि तटस्थ है। इसका मतलब क्या है कि 64 सांसदों में से ना ये इसके तरफ है और ना ये इसके तरफ है। इसका मतलब कि गणित ये कहा जाए तो गणित सीधे तौर पे ये कहता है, गणित सीधे तौर पे ये कहता है कि भाई ये अविश्वास प्रस्ताव सदन में टिक नहीं सकता है, लेकिन तब भी इसके बारे में अब देखिए, अब यहाँ पे 2 प्रकार के रूल की चर्चा करी जाए। अब सुनिएगा आप सब लोग ध्यान से, एक रूल की चर्चा करेंगे 176 रूल और दूसरी चर्चा करी जा रही 267।
अब एक मैं बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा आपको बताना चाहूंगा कि जो सरकार है वो सरकार क्यों विरोध हो रहा है सदन में। जैसे लोग विपक्ष के ऊपर आरोप लगा देते हैं, अलग बात है कि मीडिया उनके साथ नहीं है, सरकार के साथ है, तो ज्यादा से ज्यादा लोग सरकार की इन बातों को सुन पाते हैं। तो नहीं चाह करके भी आप सब लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है भी, मेरे प्यारे साथियों, आप सब लोगों को समझिए। अब रूल 176 जो है वो सरकार जो है वो रूल 176 आपकी तैयार है चर्चा करने के लिए। तो आप बोले क्यों तैयार है? तो 176 के अंतर्गत आपके 100 टर्म की चर्चा होती है, यानी कम समय में ही आप निपटा दिए जाओगे। कम समय में सरकार को जो कहना कह देगी, आपको जो सुनना है सुन लीजिए, चुपचाप काम खत्म हो गया। तो सरकार 176 के लिए तैयार है और विपक्षी दल जो है वो आपके नियम 267 के तहत आपके क्या करना चाहते थे, सदन में आपके बहस करना चाहते, 267 के तहत आपके सदन में बहस करना चाहते थे। इसका मतलब कि 267 के तहत जब आप बहस करोगे तो उसके अंतर्गत आपको बहुत सारे विपक्षी दलों के जितने भी राजनीतिक दल के जो आपके नेता हैं उन सबको बोलने का मौका मिलेगा और डिटेल डिस्कशन आपके होगा, विस्तृत आपकी चर्चा होगी। इसके बारे में ध्यान दीजिए। तो बात समझ गए। तो सरकार 176 के ऊपर तैयार है, लेकिन यहां पे 100 जो विपक्षी दल है 267। तो मणिपुर हिंसा पर केंद्र सरकार राज्यसभा की नियम पुस्तिका की रूल नंबर 176 के तहत चर्चा के लिए तैयार हो गई, पहले ही तैयार थे। इसका मतलब क्या है कि रूल 176 के अंतर्गत आप चर्चा करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा कितना दिन चर्चा करेंगे, 2.5 घंटा आप चर्चा कर सकते हैं। इसका मतलब कि किसी भी मुद्दे पर 2.5 घंटे तक चर्चा की अनुमति आपको मिल जाए। अब बताओ 2.5 घंटा में हमारे ओजस्वी तेजस्वी बहुत ही बेहतरीन शानदार हमारे प्रधानमंत्री वो तो 2.5 घंटा बोल देंगे और विपक्ष तो कुछ बोल ही नहीं पाएगा। यानी कहने का मतलब है कि वो तो विपक्ष की क्वेश्चन उन तक जा ही नहीं पाएंगे। तो इसका मतलब क्या है, तो इसीलिए विपक्ष ने इस रूल 167 का विरोध किया। बोले कि ये इतनी बड़ी जघन्य अपराध और आप इसको इतने हल्के में ले रहे हैं और आप इसके ऊपर शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन का आप चर्चा कराना चाहते हैं, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। ये जो अब रूल नंबर 167 के तहत 176 के तहत अगर आप चर्चा करोगे तो 2.5 घंटे से ज्यादा 2.5 घंटे से ज्यादा आप किसी मुद्दे पर चर्चा नहीं हो सकती। कोई भी सदस्य किसी खास मुद्दे पर लिखित नोटिस दे करके इसकी मांग कर सकता है इस प्रस्ताव पर 2 अन्य सदस्यों के आपके हस्ताक्षर होने चाहिए। यह विश्वास प्रस्ताव की नहीं, हम 167 की बात 176 की बात कर रहे हैं। इसके बाद सभापति उसी दिन या अगले दिन इस मुद्दे पर चर्चा करा सकते, चर्चा के बाद किसी मुद्दे पर वोटिंग नहीं कराई जाती। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 176 के अंदर चर्चा कराएंगे तो उसके ऊपर वोटिंग नहीं कराई जाती है और उसके लिए 50 सांसदों के हस्ताक्षर की भी जरूरत नहीं है। जिसने पेश किया उसके साथ 2 अन्य आपके सांसद तैयार हैं तो उसके ऊपर आपको बहस कराया जा सकता है, लेकिन 2.5 घंटे से ज्यादा आप बहस नहीं करा सकते। इसी बात को लेकर के विपक्ष ने विरोध किया। अब विपक्ष क्या कह रहा है, तो विपक्ष आप सब लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है। बोले 267 तो राज्यसभा रूल बुक के पेज नंबर 12 में नियम 267 का जिक्र किया। बताया जाता है कि इस नियम के तहत दिन भर के लिए सदन में सूचीबद्ध बाकी विषयों को छोड़कर किसी जरूरी मुद्दे पर लंबे समय तक बहस हो सकती है। यानी 176 के अंतर्गत शॉर्ट टाइम डिस्कशन होगा और 267 के अंतर्गत सारे मुद्दे को छोड़ करके उसी विशेष मुद्दे के ऊपर पूरे दिन इसी नियम के तहत किसी जरूरी विषय पर चर्चा करने के लिए कोई भी सदस्य प्रस्ताव पेश कर सकता है और चर्चा के बाद आपकी वोटिंग भी होती है। पूर्व लोकसभा सेक्रेटरी पीडीटी आचार्य का कहना है कि लोकसभा में किसी जरूरी मुद्दे पर चर्चा इस सरकार की निंदा के लिए स्थगन प्रस्ताव का नियम होता है। लोकसभा के पास सरकार गिराने का पावर होता है, जबकि राज्यसभा सरकार नहीं गिरा सकती है। राज्यसभा में लोकसभा की तरफ कोई नियम नहीं होने की वजह से विपक्ष सरकार से जवाब मांगने या चर्चा करने के लिए रूल नंबर 267 का इस्तेमाल करता है। रूल नंबर 267 का इस्तेमाल करता है और इसी का इस्तेमाल आपके कर रहा है। तो अब आपकी समझ गए। तो इसका मतलब कि 198 एक से लेकर के तो 198 वन का में क्या बोले, क्या विश्वास लाने वाली सदस्य को पहले स्पीकर की बुलाने पर सदन से अनुमति मांगना पड़ता है। में सदस्य को प्रस्ताव की लिखित सूचना सुबह
10 बजे तक लोकसभा सेक्रेटरी को दे देनी होती है। अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन होना चाहिए। स्पीकर की अनुमति मिलने के बाद इस पर चर्चा के लिए दिन आपके तय होता है। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के अंतिम दिन जो स्पीकर है वो वोटिंग कराता है और इस आधार पर फैसला करता है कि सरकार गिरी कि सरकार आपकी बची। और मैंने पहले ही आपको बता दिया कि ये जो आपका अविश्वास प्रस्ताव होता है, इस वोटिंग में राज्यसभा आपके सांसद पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। केवल और केवल इसमें लोकसभा के जो है वही आप सब लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है, सदस्य वोट करते हैं। और अब तक सबसे लंबा बहस जो हुआ है वो 1964 में, आप लोगों को पता है भाई, 1964 में 24.32 घंटे की आपकी बहस हुई है। 2 बार सरकार गिरी है, एक बार 1979 में और दूसरा बार 1999 में। 1979 में मोरारजी देसाई की सरकार आपकी अविश्वास प्रस्ताव हार गई थी और 1999 में अन्ना द्रमुक गठबंधन से अलग होने से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आपकी गिर गई। 2018 में मोदी के खिलाफ में विश्वास प्रस्ताव लेकर के आ गए। तो ये वो हमारे महत्वपूर्ण मुद्दे थे जिसके ऊपर हम बातचीत करना चाहते थे, जिसके ऊपर मैं आपको समझाना चाहता था, जिसके ऊपर मैं बताना चाहता था। तो हमें लगता है कि मैंने अपनी क्षमता के अनुरूप आप सब लोगों को ये सारी बातें बताई कि क्यों लेकर के आया जा रहा है। विपक्ष के पास यानी इंडिया के पास वो आंकड़े नहीं, तब भी क्यों लेकर के आ रहे हैं, क्यों लेकर के आया जाता है, अब तक का क्या इतिहास रहा है, मोदी जी के खिलाफ में कितनी बार लेकर के आया गया, मणिपुर की क्या बातें हैं, इन सभी चीजों को मैंने डिस्कशन किया। हमें उम्मीद है कि आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। तो ये बहुत ही अवेयरनेस का आपका टॉपिक है, तो आप लोग अपने सारे साथियों तक इसको सेशन को शेयर कीजिएगा। अच्छा लगा होगा तो सेशन को लाइक करना, इस चैनल को इन डेप्थ एनालिसिस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आप सब लोग प्रबल मंथन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और ऑफलाइन में कमेंट करके इस वीडियो के नीचे जरूर बताना कि क्या मैंने इस टॉपिक के साथ इस सेशन में मैंने न्याय किया है। इसी प्रकार हम सब लोग आगे भी इसी तरीके के ज्वलंत मुद्दों के ऊपर बातचीत करते रहेंगे। आप सभी साथियों को जय हिंद, लेते हैं आपसे विदा, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का प्रबल थैंक यू सो मच। जय हिंद।